गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट थर्ड में प्लांट फिजियोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी। ठीक है, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी पढ़ेंगे हम। ठीक है, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, इसको हम हिंदी में कहते हैं रसायन परासरणी सिद्धांत। और ये किसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं हम रेस्पिरेशन के अंतर्गत। ठीक है, ईटीएस हमने पढ़ लिया था। अब देखिए ईटीएस में एटीपी का निर्माण किस तरह से होता है उसको हम पढ़ेंगे सेमी ऑस्मोटिक थ्योरी में, सॉरी ये केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में। तो देखिए रसायन परासरण सिद्धांत है क्या। सबसे पहली बात तो ये कि ये सिद्धांत किसने दिया था? पी मिशेल द्वारा 1961 में इसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, पी मिशेल द्वारा 1961 में दिया गया। कौन सा सिद्धांत? रसायन परासरणी सिद्धांत। वैसे तो एटीपी निर्माण से संबंधित, या हम यूं कहें कि ऑक्सोफॉस्फोरिलीकरण के दौरान एटीपी संश्लेषण की 3 क्रियाविधियां प्रस्तुत की गई है। पहली है रसायन युग्मी, या जिसे हम कपलिंग हाइपोथेसिस कहते हैं, केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस कहते हैं। दूसरी है विन्यासीय परिकल्पना, ठीक है, कन्फर्मेशनल हाइपोथेसिस। और तीसरी जो है उसको हम कहेंगे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, यानी रसायन परासरणी सिद्धांत। तो हम केवल कौन सा पढ़ेंगे? रसायन परासरणी सिद्धांत पढ़ेंगे। यही इंपॉर्टेंट है और यही सिलेबस में अपने है, इसके अलावा बाकी दोनों नहीं है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ था? माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन का परिवहन हुआ था। किससे किसको हुआ था? NADH से O2 को हुआ था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन हुआ था। ठीक है, आपने पढ़ा है ETS में। और NADH2 से O2 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ये प्रोसेस हमने किस में पढ़ा है? ये हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और इस दौरान ADP व अकार्बनिक फास्फेट से ATP का संश्लेषण होता है। ठीक है, इस दौरान ADP प्लस PI से, या IP लिख दो, इनऑर्गेनिक से ATP का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर? क्योंकि हमें जो पहले क्या हुआ इसे भी जानना जरूरी है। तो ETS में माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन होता है NADH2 से O2 को, और इस दौरान ADP व इनऑर्गेनिक फास्फेट से ATP का संश्लेषण होता है। और इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब एटीपी निर्माण की क्रियाविधि जटिल होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी कला में उपस्थित कौन से एंजाइम द्वारा यह संपन्न होता है? तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर उपस्थित एटीपी एज या फिर एटीपी सिंथेटेज द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, तो अब आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि एटीपी के निर्माण के लिए कौन सा एंजाइम होता है? एटीपी सिंथेटेज, या फिर हम इसे एटीपी एज कहते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया में एटीपी सिंथेटेज भाग लेता है, जिसमें क्या होते हैं? एटीपी सिंथेटेज में F0 F1, ठीक है,
F0 और F1 ये क्या है? ये ATPase हैं, ATPase हैं, भाग लेता है, ठीक है। ये दो होते हैं इसके अंदर, F0 और F1। अब F0 और F1 क्या है? F0 व F1 युग्मी कारक है। क्या है ये? युग्मी कारक है, ठीक है, युग्मी कारक है। इसीलिए इस सिद्धांत को कपलिंग यानी युग्मी कपलिंग थ्योरी भी इसको कहा जाता है। युग्मी थ्योरी या युग्मी सिद्धांत भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? F0 ATPase और F1 ATPase, ये दोनों संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? ATP सिंथेटेज कहलाते हैं, ठीक है। F0 और F1 क्या है? ये युग्मी कारक है। क्लियर? अब देखिए आगे क्या है। अब यह करता क्या है? F0 और F1 दोनों संयुक्त रूप से ATP सिंथेटेज के रूप में काम क्या करते हैं? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया की कला में ADP और अकार्बनिक फास्फेट से ATP संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है, ठीक है। तो यहां पर हमने ये देख लिया कि जो ATP का निर्माण है वो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी कला पर उपस्थित ATPase ATP सिंथेटेज द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। अब जो भी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के दौरान ATP का निर्माण होता है तो उसके लिए 3 सिद्धांत मैं आपको बताए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं? पहला है रसायन युग्मी परिकल्पना, दूसरा है विन्यासीय परिकल्पना और तीसरा है रसायन परासरणी सिद्धांत। तो हम रसायन परासरणी सिद्धांत का यहाँ पर वर्णन करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि इसे स्वीकार किया जा चुका है विश्व स्तर पर, व्यापक स्तर पर इसी को ही स्वीकार किया गया है। P. मिशेल द्वारा ये दिया गया था। अब यह सिद्धांत माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जो ये रसायन परासरणी सिद्धांत है इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, यानी इसमें होता क्या है आखिर। तो रसायन परासरणी सिद्धांत है ATP निर्माण से संबंधित सिद्धांत, ठीक है। ATP का निर्माण कहाँ होता है? ETS के दौरान होता है। लेकिन ATP निर्माण के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है, वो किस तरह से काम करता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह से ट्रांसफर होते हैं, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? रसायन परासरणी सिद्धांत में पढ़ेंगे। तो P. मिशेल द्वारा ये दिया गया था। ये इसकी रूपरेखा इसलिए मैंने बताई है क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि ATP का निर्माण हो तो रहा है लेकिन कहाँ हो रहा है और उसके लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता है। तो रसायन परासरण सिद्धांत में हम क्या देखने वाले हैं? हम ये देखने वाले हैं कि ATP सिंथेटेज या ATPase जिसमें 2 युग्मी कारक है F0 और F1, वो काम किस तरह से करते हैं। ATP का निर्माण तो हो रहा है, ठीक है, हमने देख लिया, लेकिन वो काम किस तरह से करते हैं, ये एंजाइम काम कैसे करेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होंगे भीतरी कला से बाह्य कला में, तो ये सारा हम किस में पढ़ते हैं? रसायन परासरणी सिद्धांत में पढ़ते हैं। तो हम चलते हैं आगे। देखिए रसायन परासरणी सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत, इसकी मुख्य बातें क्या है? देखिए यह सिद्धांत माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, दोनों में, दोनों का मतलब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, क्लियर। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? प्रकाशीय फास्फोराइलेशन होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारी फास्फोराइलेशन होगा और क्लोरोप्लास्ट में प्रकाशीय शोषण यानी प्रकाशीय फास्फोराइलेशन होता है, ठीक है। तो दोनों के लिए, दोनों में, ठीक है, फास्फोरिलीकरण, दोनों में फास्फोरिलीकरण के दौरान ATP निर्माण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, ठीक है, के दौरान ATP निर्माण की प्रक्रिया को
प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो एटीपी का निर्माण देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। किस दौरान? ईटीएस के दौरान। माइटोकॉन्ड्रिया ईटीएस क्या है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और एटीपी का निर्माण क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। किस दौरान? प्रकाशीय शोषण के दौरान, या हम प्रकाशीय फास्फोराइलेशन जिसे हम कहते हैं उस दौरान होता है, जिसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम फर्स्ट व सेकंड इस तरह से तीनों तंत्र जो है वो दोनों तंत्र जो है वो काम आते हैं। जबकि यहाँ पर क्या काम आता है? यहाँ पर जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है उस दौरान कौन सा तंत्र काम आता है? उस दौरान केवल साइटोक्रोम तंत्र काम आता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन के दौरान कौन सा तंत्र काम आएगा? साइटोक्रोम तंत्र। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए मिशेल क्या कहता है? मिशेल के अनुसार एटीपी एंजाइम जो है वो एक व्युत्क्रमणीय व्यवहार दर्शाता है। मिशेल के अनुसार एटीपीएज व्युत्क्रमणीय व्यवहार दर्शाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। व्युत्क्रमणीय व्यवहार का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यह एडीपी और अकार्बनिक फास्फेट से डिहाइड्रेटेड अवस्था में एटीपी का निर्माण करता है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि एडीपी प्लस पीआई और ये हो जाता है डिहाइड्रेटेड अवस्था। ठीक है, और एटीपी एज, और इससे आगे बन जाता है एटीपी। तो आपको याद रखना है कि डिहाइड्रेटेड अवस्था में एटीपी एज एटीपी का निर्माण करता है, और हाइड्रेटेड अवस्था में ये क्या करता है? एटीपी का जल अपघटन कर देता है। ठीक है, तो एटीपी और अब आगे क्या है? हाइड्रेटेड अवस्था। ठीक है, ये फिर से आ गया एटीपीएज, और यहाँ पर किसका हो जाएगा अपघटन? जल अपघटन। एडीपी प्लस पीआई में एटीपी का जल अपघटन हो जाता है। तो मिशेल के अनुसार एटीपीएज व्युत्क्रमणीय व्यवहार दर्शाता है, यानी कि एटीपी का निर्माण भी करवाता है और एटीपी का जल अपघटन भी करवाता है। तो दोनों ही काम ये करवाता है। इस दौरान यह व्युत्क्रमणीय व्यवहार दर्शाता है। अब देखिए आगे क्या है। इस परिकल्पना के अनुसार ईटीएस में जब ऑक्सीडो रिडक्शन, जिसे हम ऑक्सी अपचयन, तथा एटीपी संश्लेषण में सदिशात्मक यानी वेक्टोरियल संबंध होता है, वेक्टोरियल संबंध इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो जिन कलाओं में यह क्रिया संपन्न होती है उनको हम युग्मी कला कहते हैं। ठीक है, तो एटीपी निर्माण की प्रक्रिया जिन कलाओं में संपन्न होती है उन्हें युग्मी कला कहते हैं। ठीक है, और ये कला होती कहाँ है? ये कला होती है, कला माने मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी व बाहरी झिल्ली। तो इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया की तो कौन सी झिल्ली हो जाएगी? भीतरी झिल्ली। और क्लोरोप्लास्ट की कौन सी झिल्ली हो जाएगी? थाइलेकोइड की झिल्ली युग्मी कला का काम करती है। तो इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली ठीक है, वह क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड झिल्ली युग्मी कला का काम करती है, युग्मी कला का काम करती है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर होता है, और अगर क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो थाइलेकोइड की झिल्ली पर होता है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ देखा
दोबारा से देखते हैं कि यह सिद्धांत माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में फास्फोरिलीकरण के दौरान, तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण, जबकि वहां पर कौन सा होता है, प्रकाशीय फास्फोरिलीकरण होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो इन दोनों ही प्रोसेस के दौरान एटीपी निर्माण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है कौन सा सिद्धांत, रसायन परासरणी सिद्धांत। तो मिशेल के अनुसार एटीपी एज, जिसमें दो युग्मी कारक होते हैं F1 और F0, एटीपी एज व्युत्क्रमणीय व्यवहार दर्शाता है। तो ये डिहाइड्रेटेड अवस्था में तो एटीपी का निर्माण करता है और हाइड्रेटेड अवस्था में ये जल अपघटन कर देता है, किसका, एटीपी का। ठीक है, तो एटीपी निर्माण की प्रक्रिया जिन झिल्लियों में संपन्न होती है उन झिल्लियों को हम क्या कहते हैं, युग्मी कला कहते हैं। तो अब युग्मी कला कौन से अंग में कौन सी है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो ये भीतरी झिल्ली होती है युग्मी कला के रूप में, और क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड की झिल्ली युग्मी कला के रूप में होती है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। पहले हम एक आउटलाइन डायग्राम बना लेते हैं तो समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरह से। ये तो क्या है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यानी ये जो भाग है इतना, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? ये क्या है, इनर सरफेस है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरह से झिल्ली है, तो ये अंदर वाली झिल्ली है और ये अंदर वाली झिल्ली का क्या है, इनर सरफेस है। ठीक है, इस प्रकार से ये इनर सरफेस हो जाता है और ये हो जाता है आउटर सरफेस, ये आउटर सरफेस है। ठीक है, क्लियर? अब सिद्धांत क्या कहता है, सिद्धांत ये कहता है कि जब NADH2 से O2 तक इलेक्ट्रॉन का परिवहन होता है, किस दौरान, ETS के दौरान, तो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी कला पर प्रोटॉन प्रवणता विकसित होती है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के परिवहन में 6 प्रोटॉन का निर्माण होता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एक बार परिवहन करते हैं तो 6 प्रोटॉन बनते हैं, तो प्रोटॉन प्रवणता आ जाती है इस तरह से। ठीक है, तो हम इसको देखिए पहले पूरा कर लेते हैं। ये हो जाता है 2H, ये हो गया NADH। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे चलते हैं।
अब देखिए सामने डायग्राम, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जब NaDH से O2 तक ETS में ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉनों का, तो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी कला पर प्रोटॉन प्रवणता विकसित हो जाती है। यहाँ पर ये देखिए भीतरी कला है और इस भीतरी कला पर क्या हो जाएगी, प्रोटॉन प्रवणता विकसित हो रही है। तो हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन और लो प्रोटॉन कंसंट्रेशन दोनों देख रहे हैं आप। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट इस तरह से विकसित हो जाता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के परिवहन में 6 प्रोटॉन का निर्माण होता है और ये 6 प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी कला की भीतरी सतह से बाहरी सतह पर स्रावित कर दिए जाते हैं। यानी कि ये यहाँ से भीतरी कला की, ये भीतरी कला है और ये इसकी भीतरी सतह है। तो भीतरी कला की भीतरी सतह से बाहर की ओर क्या किए जाते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये यहाँ आ गए हैं, ठीक है। दोबारा से सुन लीजिए कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के दौरान 6 प्रोटॉन का निर्माण होता है और ये 6 प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी कला की भीतरी सतह से, ये भीतरी सतह है, इस भीतरी सतह से बाहरी सतह, ये बाहरी सतह है यानी भीतरी और बाह्य कला के मध्य, ये बाह्य कला होगी जैसे, ठीक है। इधर ये बाह्य कला है तो ये बाह्य कला और ये भीतरी कला, तो इसके मध्य ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यानी भीतरी कला की भीतरी सतह से बाह्य सतह, वो बाह्य सतह कहाँ मौजूद है, बाहरी कला और भीतरी कला के बीच में, पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं या स्रावित कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब जो भीतरी कला है, भीतरी कला विशिष्ट रूप से विन्यासित होती है। विशिष्ट रूप से विन्यासित का मतलब यही है कि इस प्रकार से ये विन्यासित होती है कि प्रोटॉन बाहर तो जा सकते हैं परंतु अंदर नहीं आ सकते हैं। यानी प्रोटॉन केवल बाहर की ओर गति कर सकते हैं, भीतर की ओर नहीं। अब प्रोटॉन का बहिर्गमन होता किस तरह से है, क्यों होता है? तो ETS के दौरान जब यूबी क्विनोन का ऑक्सीकरण अपचयन जब उसका होगा, यूबी क्विनोन का, तो इस दौरान प्रोटॉन का बाहरी गमन होता है। यूबी क्विनोन का जब ऑक्सीकरण अपचयन होगा तो प्रोटॉन भीतरी कला की भीतरी सतह से बाहरी सतह पर स्रावित कर दिए जाते हैं। अब बाह्य सतह पर प्रोटॉन संग्रहण के दौरान, अब ये बाह्य सतह है तो इस बाह्य सतह पर प्रोटॉनों का संग्रहण हो चुका है। तो इस संग्रहण के दौरान बाहरी व भीतरी सतह के मध्य, तो ये बाहरी सतह हो गई और ये भीतरी सतह हो गई, इन दोनों के मध्य क्या हो जाएगी, प्रोटॉन प्रवणता या प्रोटॉन सांद्रता प्रवणता स्थापित हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कि इधर तो ज़्यादा है प्रोटॉन, इधर कम है, यानी इम्बैलेंस हो गया है। प्रवणता का मतलब यही होता है कि एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, चाहे वो किसी भी तरफ हो। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं तो ये बाहरी सतह पर प्रोटॉन ज़्यादा है और अंदर वाली सतह से तो बाहर की सतह पर गए हैं, इसलिए अंदर वाली सतह पर कम है। तो इस प्रकार से इस भीतरी जो झिल्ली है, ठीक है, उस पर प्रोटॉन प्रवणता स्थापित हो जाती है। अब ये प्रोटॉन प्रवणता करती क्या है? ये प्रोटॉन प्रवणता क्या करती है, ATP निर्माण के लिए विद्युत रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, ठीक है। ये प्रोटॉन प्रवणता ATP निर्माण के लिए विद्युत रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, यानी इनको ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार उत्पन्न प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रासायनिक प्रवणता के कारण, प्रोटॉन बाहर ज़्यादा है अंदर कम है तो प्रोटॉन प्रवणता, इलेक्ट्रॉन है ही क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, और विद्युत रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो इस सभी प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, ये सारा जो प्रोसेस है उसको हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रासायनिक प्रवणता कहते हैं। और इस कारण से प्रोटॉन मोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। कौन सा फोर्स उत्पन्न होता है? प्रोटॉन मोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, ठीक है। प्रोटॉन मोटिव बल उत्पन्न होता है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि प्रोटॉन, जब ये बल उत्पन्न होगा जिससे प्रोटॉन क्या होगा, भीतर प्रवेश कर जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जब ये फोर्स उत्पन्न होता है, किस वजह से उत्पन्न होता है, एक बार फिर से सुन लीजिए आप, कि प्रोटॉन भीतरी कला की भीतरी सतह से बाहर की ओर जाएंगे तो प्रोटॉन प्रवणता विकसित हो जाएगी, पहली बात तो ये।
दूसरा इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो ही रहा है, ठीक है, दो बात हो गई। और तीसरा, जब इस प्रकार से प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न हो जाती है, स्थापित हो जाती है, तो वैद्युत रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इन तीनों को कंप्लीटली हम क्या कहेंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रासायनिक प्रवणता, ठीक है। तो इसकी वजह से एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स उत्पन्न होता है और इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से ये बाहर जो प्रोटॉन है, ये देखिए आप यहाँ पर ये आ जाते हैं भीतर की ओर, ठीक है। तो प्रोटॉन भीतर प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। और भीतर प्रवेश करने से क्या होगा कि एटीपी एंजाइम, ये रहा एटीपी सिंथेटेज, तो ये एटीपी एंजाइम एडीपी और अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी का निर्माण कर देता है, ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान देखिए एटीपी का निर्माण हो गया। इस प्रक्रिया के दौरान जो प्रोटॉन है वो F0 कणों के माध्यम से F1 कणों में केवल एटीपी एंजाइम की सहायता से प्रवेश करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि प्रोटॉन जो है F0 से F1 कण में एटीपी एंजाइम और एडीपी और अकार्बनिक फास्फेट की उपस्थिति में ही प्रवेश करते हैं और इस दौरान देखिए एटीपी बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार का प्रोसेस इसके अंदर होता है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट में किस प्रकार से होता है, तो यहां पर देखिए प्रोटॉन जब यहां आ जाएगा तो ये प्रोटॉन ऑक्सीजन से क्रिया कर जल का निर्माण कर देता है। ये यहां पर जल बन गया है, ठीक है, और साथ ही साथ एटीपी का निर्माण भी हो जाता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में कैसे होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी का संश्लेषण थाइलेकोइड की कला पर इसी तरह से होता है। पहली बात तो ये आपको याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट में भी थाइलेकोइड कला पर एटीपी का निर्माण इसी तरह से होता है। पहली बात तो ये, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है, देखिए अंतर ये है कि क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन का ट्रांसफर प्लास्टोक्विनोन के ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कारण होता है, जबकि यहाँ किसकी वजह से हो रहा है, यूबीक्विनोन की वजह से हो रहा है। जबकि प्लास्टोक्विनोन की वजह से कहाँ होता है, प्लास्टोक्विनोन की वजह से क्लोरोप्लास्ट में उसकी थाइलेकोइड कला पर होता है। और ये भी आपको याद रखना है कि प्रोटॉन का ट्रांसफर यहाँ भीतर से बाहर की ओर हो रहा है, जबकि थाइलेकोइड की कला पर कहाँ होता है, ये बाहर से भीतर की ओर होता है। यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। प्रोटॉन हमने तो यहाँ पर देखे हैं कि बाहर आ रहे हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में उसके थाइलेकोइड कला पर क्या होगा कि प्रोटॉन बाहर से भीतर की ओर जाते हैं, तो उल्टा प्रोसेस हो जाता है। तो इससे हम इस सिद्धांत से हम क्या प्रमाणित कर सकते हैं, इस सिद्धांत से हम प्रमाणित ये कर सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की झिल्ली पर प्रोटॉन प्रवणता समाप्त करने में सक्षम होते हैं, उनसे एटीपी की संश्लेषण की प्रक्रिया बंद हो जाती है। यानी अगर हम ऐसे पदार्थों का प्रयोग करें जो कि क्या करेंगे, ये प्रोटीन प्रवणता को भंग कर देंगे। अब आपको याद रखना है कि प्रोटॉन प्रवणता जो है वो बहुत ज़रूरी है एटीपी निर्माण के लिए। अगर वो समाप्त हो जाती है तो एटीपी का निर्माण नहीं होगा, और उसको एटीपी अगर हम इसे बाधित करना चाहें तो हम ऐसे पदार्थों का प्रयोग करते हैं जो कि प्रोटॉन प्रवणता को भंग कर देते हैं, जिससे एटीपी निर्माण की प्रक्रिया रुक जाती है। और ऐसे पदार्थों को अयुग्मी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अयुग्मी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि डाइनाइट्रोफिनॉल। डाइनाइट्रोफिनॉल क्या करता है, एटीपी निर्माण की क्रिया को बाधित करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा। वैसे तो बहुत आसान है, आपको बस याद रखना है कि भीतर से बाहर की ओर प्रोटॉन ट्रांसफर होते हैं, जिससे प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होने से वैद्युत रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, और उस ऊर्जा से फोर्स उत्पन्न होगा। उस फोर्स से बाहर के प्रोटॉन फिर से क्या आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। अंदर आने से इस दौरान एटीपी का निर्माण होगा और जल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से रसायन परासरण सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा।